du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल। तो कैसी लगी वीडियो आपको देख के? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। हिटलर को देख के ये मुच्छड़ काफी तानाशाह है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वर्कशीट पे आते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 45 17/10/2020 सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 3। तो आपको पता है ना, ये तीसरा हमारा अध्याय चल रहा है और इतिहास का। तो इसके जो पहले दो वर्कशीट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो वर्कशीट 44, पहले 43, फिर 44, फिर 45 लगातार वर्कशीट आपकी आ रही है। तो पहला था हिटलर का उदय भाग 1, हिटलर का उदय भाग 2, हिटलर का और नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 3, इतिहास पार्ट 3। तो भाग 3 भी है, पार्ट 3 भी है एसएसटी का आपका। तो ठीक है, तो चलिए आज हिटलर असल में आ ही गया। तो हिटलर के बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वायसराय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। ये भी उन सिपाहियों में से एक था और सीधी सी बात है, आम नागरिक जब आग बबूला थे तो ये भी तो आग बबूला हो जाएगा। तो 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीति खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे रीजन है हिटलर के आगे जाने का और इसी वर्कशीट में काफी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं। महामंदी के दौरान नात्सीवादी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गया। बैंक दिवालिया मतलब कि बैंक के पास भी अब पैसे नहीं बचे, दिवालिया हो चुके थे। काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन सदस्य राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6 मतलब 2.6% ही वोट मिले, जबकि 1932 में आते आते 37% वोट के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो यहाँ से हिटलर का जो प्रभाव था वो शुरू होना स्टार्ट हो गया था। असल में क्या था, इस चीज से आप पढ़ सकते हैं। नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जबरदस्त वक्ता है ना, वो भी जबरदस्त वक्ता था। उसी प्रकार से अपने जोशीले भाषण, तो हमारे जो प्रधानमंत्री आराम आराम से बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा जोशीले भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वायसराय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। अपनी भाषण में एकदम कड़क आवाज में हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच दी थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की असहमति समझता था, अहमियत समझता था। मतलब कि उस आडंबर और प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही जरूरी था, अहमियत समझता था, वैल्यू समझता था उसकी। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे। स्वास्तिक मतलब कि उनको आपने देखा होगा ना, जो ऐसे ऐसे निशान होता था, एक ऐसे ऐसे निशान होता था, हिंदुओं में भी ऐसा चलता है, उन्होंने भी छाप रखा था, छपने लगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हिंदुओं से भी इंस्पायर रहा होगा, इस वजह छाप लिया होगा उसने। नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब तालियां, गड़गड़ाहट, कुछ उन्होंने बहुत ये सब दिखावा किया जिससे लोगों में उनका और विश्वास बढ़ता चला गया। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार, एकदम धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज में अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गौरव का एहसास चकनाचूर हो चुका था। अब उसे ये चीजें उस समाज में अच्छी लगनी, चलो अच्छा है, कुछ ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज में है जो हमारी प्रतिष्ठा को वापस दिलाएगा और जो इस भीषण आर्थिक एक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था।
तो असल में होता क्या है, वैसे काफी आहत हुआ था हिटलर, लेकिन इसने अपनी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजों को गलत चीज भी की। देखते हैं सबसे पहले क्या है, लोकतंत्र का ध्वस्त कर दिया इसने। क्या, लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। अब वहां पर हिटलर का राज था, अब हमेशा के लिए हिटलर ही हो गया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया। ठीक है, अब होता क्या है, तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी, इन्हें दूसरे पार्टी को अपने उद्देश्य से जोड़ लिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्था को भंग करना शुरू कर दिया। अब इसने लोकतंत्र जितना भी इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसने लोकतंत्र को समाप्त करना शुरू किया। अब इसे ये लगता था लोकतंत्र समाप्त करके एक पावर एक जगह लाई जाए और उसे अच्छे से देश से चलाया जाए। तो देखते हैं, इन्हें कुछ ऐसा ही कुछ किया था आगे भी। 28 जनवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी, गैर नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर दिया गया। समझ में? अब 28 फरवरी 1933 को, अब देखो जनवरी में बना था, ठीक है, 30 जनवरी मतलब एक महीने के अंदर अंदर इन्हें ऐसा जारी कर दिया। ठीक है, तो एक महीने क्या, हाँ बिल्कुल एक महीने, और 3 मार्च, जनवरी, फरवरी और 3 दिन बाद 3 मार्च 1933 को, 1933 से विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है, के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की निरंकुश अधिकार मिल गए। अब भाई साहब उसे सब कुछ शासन सब खत्म कर दिया, तो उसे ही ये सारा अधिकार मिल गया कि निरंकुशता के हिसाब से वो शासन चला सकता है। देखते हैं आगे क्या हुआ था फिर। नाजी पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड्स यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, सभी पार्टियों पर, ठीक है, राष्ट्र पार्टी से जुड़े संगठन अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों पर ट्रेड्स पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो हिटलर चाहता था अब वही होता था उस समाज में, ठीक है, क्योंकि निरंकुश शासन हो गया था यहाँ पे। तो ये काफी हिटलर है और हिटलर काफी हिट भी हुआ। ठीक है, तो चलिए अपने जल्दी से विचार इसमें अब प्रश्न उत्तर पर आते हैं, और जो इसी में सामने लिखे गए हैं कुछ आपके सपोर्ट मटेरियल्स की भी मदद ली गई है। ठीक है, तो हिटलर के उदय के कौन से कारण थे, तो आपको हिटलर के उदय के कारण बताने हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, पहले प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय होगी, ठीक है, तभी तो हिटलर का वहां पे जन्म लेगा। अगर पराजय नहीं होती तो हिटलर का तो जन्म ही नहीं हो पाता। वायसराय अपमानजनक जो संधि अपमानजनक ये न है, ठीक है, वायसराय की अपमानजनक संधि का होना, अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीति का खालीपन और समाज में गहराते संकट की एक कारण था। अब किसी न किसी को से भरना था, एक मजबूती लानी तो हिटलर ने ये इस खालीपन को भरने का काम किया। मैंने ऐसे लाइन खींच दिया था, लेकिन मैं 4 और 5 नंबर पे ये लिखना बहुत मेरे लिए जरूरी था। नाजी हिटलर एक जबरदस्त जोशीला वक्ता था। तो जोशीला वक्ता है उस खाली जगह को भर सकता था और उसने काफी अच्छे से भरा भी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक है पहले का। तो दूसरा पढ़ते हैं, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वायदे किए, जर्मन लोगों से। ठीक है, तो वायसराय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए उसने वायदा किया था, और सभी लोगों को यह पसंद भी था कि हमारी जो खोई हुई प्रतिष्ठा बस वापस मिल जाए। तो हिटलर ने काफी विश्वास दिला दिया था। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का वादा किया था इसने। नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन का वादा, मतलब जो नौजवान है उनको हम एक सुरक्षित भविष्य देंगे, उनको रोजगार देंगे। ठीक है, सभी को रोजगार मिलेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। तो आपको पता है हिटलर ने बहुत ही धुआंधार कई सारे कदम उठाए थे। मैंने 1, 2, 3 पॉइंट लिखे हैं, आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं इसी वर्कशीट में से। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया। दूसरा है, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्था को भंग कर दिया। और तीसरा है, मतलब लोकतांत्रिक भंग किया तो वो अपने आप को ही स्थापित कर पाया। नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया, तभी तो अपने आप को ध्यान से देखेंगे। तीसरा, हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए, तो मेन कदम इसके था सभी अधिकारों उनको बंद कर दिए, प्रेस वगैरह सब बंद कर दी थी। ठीक है, प्रेस मतलब जो मीडिया की जो प्रिंटिंग छपाई होती है उससे कहते हैं। तो इसमें से और आप भी और भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पे, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। देखो जो मीडिया होता है इससे बहुत ही आप प्रभावित तो होते हैं, इसका लिखेंगे कैसे? समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वहन की होती है। वह समाज में विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्र, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का काम करता है। देखो कोई भी व्यक्ति हर जगह तो नहीं जाता ना, तो मीडिया ही वाले जाते हैं और दो लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। विश्व भर में फैले कोरोना वायरस, और इसे हम मुझे जान के दूसरा पॉइंट था इसमें, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो कोई एक उदाहरण का है यहाँ पे, विश्व भर में फैले कोरोना वायरस की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिली। इस दौरान हमें सरकार के दिशा निर्देश भी हमें मीडिया के द्वारा ही मिलते रहे। समझ में? तो ये आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल थोड़ा सा हट के लिख सकते हैं। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।